सो हाय बच्चा लोग, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मैं आज बात करने वाला हूं चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 जो कि सॉल्यूशन है, उसके सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स के ऊपर में सीबीएसई में किस प्रकार के यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रॉब्लम पूछे जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन के टाइप होते हैं, पूरा हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इससे पहले एमसीक्यू का एक लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो लेक्चर जाकर के देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगा। तो चलिए देर ना करते हुए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। और ये लेक्चर आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में हेल्प करेगा और आपका स्कोर को बूस्ट करेगा। तो चलिए हम लोग लेक्चर को शुरू करते हैं और हम लोगों का जो सबसे पहला सवाल यहां पे है वो देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है स्टेट हेनरीज लॉ। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे हर बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो क्या बोल रहा है? स्टेट हेनरीज लॉ। ठीक है, आगे यहां पे बोला है व्हाई आर एक्वेटिक स्पीसीज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू वार्म वाटर। अब इसका आंसर क्या होगा? तो यहां पे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में पूछा कि बताओ हेनरीज लॉ क्या होता है, और दूसरा क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक्वेटिक स्पीसीज जो है वो कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल क्यों फील करते हैं। तो अगर हम इसका आंसर का बात करें तो सबसे पहले हम लोग हेनरीज लॉ को डिस्कस करते हैं। आप सारे बच्चे को पता होगा हेनरी लॉ किसको कहा जाता है। हेनरी लॉ किसको कहते हैं? किसी भी गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो गैस का सॉल्युबिलिटी होता है वो गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो लिक्विड के सरफेस पे प्रेजेंट है। इसी को हम लोग स्टेटमेंट में बोल सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गिवन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव द लिक्विड और अबव द सॉल्यूशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाई एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि देखो हेनरीज लॉ में यह बोला जाता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज करता है। यानी इससे साफ जाहिर ये हो रहा है कि अगर हम वार्म वाटर का बात करें तो वार्म वाटर में अमाउंट ऑफ गैस जो होगा वो कम होगा। अरे अगर गैस का अमाउंट कम होगा तो ऑक्सीजन का अमाउंट भी कम होगा। इसी वजह से जो एक्वेटिक स्पीसीज है वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं कोल्ड वाटर में, क्योंकि कोल्ड वाटर में टेम्परेचर कम होगा तो अमाउंट ऑफ गैस ज्यादा होगा, अमाउंट ऑफ गैस ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा होगा, और इसी वजह से वो कंफर्टेबल फील करते हैं। तो यही दो आंसर नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है। देखिए पहला आंसर क्या लिखा हुआ है, जो मैंने बताया वही बात यहां पे लिखा हुआ है। दिस लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गिवन गैस, किसी भी गिवन गैस का जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, इन अ लिक्विड is directly proportional to partial pressure of gas present above the liquid or solution। तो solubility जो होता है किसी भी लिक्विड में वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो कि लिक्विड के सरफेस पे प्रेजेंट होगा। अब बात इतना हो ही गया है तो यहां पे एक इक्वेशन लिखा जाता है, वो भी आप लोग देख लो। ठीक है, इक्वेशन कुछ इस तरह से है। यहां पे अगर हम बात करें तो गैस का जो प्रेशर है उसको हम पीए बोल दे रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अब उस सॉल्युबिलिटी को यहां पे मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसी को हम लिख सकते हैं पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? एक्स ए। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके यहां पे इक्वल टू दे तो एक कांस्टेंट देना पड़ता है, और एक कांस्टेंट होता है के एच। तो पीए इज इक्वल टू के एच इंटू क्या आ जाएगा बताओ? एक्स ए। और एक्स ए याद रखना यही आपका गैस का सॉल्युबिलिटी है। नेक्स्ट अगर हम के एच का बात करें तो के एच यहां पे क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? केच रिप्रेजेंट कर रहा है हेनरीज कांस्टेंट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हेनरीज कांस्टेंट को। ठीक है, यहां से तुम एक और बात देख सकते हो, ये सब सवाल आप लोग से पूछा जा सकता है। अगर हम केच को इधर भेज दे और सॉल्युबिलिटी को इधर रहने दे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इस प्रकार से एक इक्वेशन आ सकता है एक्स ए, ठीक है, इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस बाई केच। यहां से सॉल्युबिलिटी और केच के बीच में कैसा रिलेशन मिल रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा तो केच का वैल्यू क्या करेगा? घटेगा। यानी जैसे जैसे केच का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे गैस का सॉल्युबिलिटी क्या करता है? घटता है। एक और बात याद रखिएगा कि जो केच का वैल्यू है वो गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। यानी अगर मान लीजिए आप लिए हो ऑक्सीजन गैस और एक लिए हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ऑक्सीजन गैस का केच का वैल्यू अलग होगा
और CO2 गैस का केज का वैल्यू अलग होगा। यही रीजन है कि अलग अलग गैस का सॉल्युबिलिटी भी अलग अलग होता है। तो ये सब एक्स्ट्रा बात बता दिया गया है, क्योंकि अगर मान लीजिए हेनरीज लॉ से क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये सब भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आगे नेक्स्ट, एक्वेटिक स्पीसीज ज्यादा कंफर्टेबल क्यों फील करते थे? तो इसका आंसर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ही रखा था। यहां पे सिंपल सा बात बोला गया है कि एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर बिकॉज ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस, सो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस बिकम्स क्या, लेस। इसी वजह से जो एक्वेटिक स्पीसीज है वो वार्म वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, ये कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये पहला सवाल था जो कि हेनरीज लॉ से पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है इस बार भी आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो ये आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब इस टॉपिक से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ये एक फॉर्मूला यहां पे आया है ना, इस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट सवाल उसी टाइप का होने वाला है, बिल्कुल बने रहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखो कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ CO गैस। यहां पे हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का सॉल्युबिलिटी निकालना है इन वाटर, ठीक है। टेम्परेचर दिया हुआ है अंडर 760 mm ऑफ Hg, ये हमें प्रेशर दिया हुआ है। आगे अगर बात करें तो केज ऑफ CO2 गैस, यहां पे हमको CO2 गैस का केज का वैल्यू भी दिया हुआ है। देखिए जब भी आपको न्यूमेरिकल पूछे ना, और अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो, नीट और जेई में तो भाई तुम सॉल्व करके डायरेक्टली आंसर से मतलब होता है, बट बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका स्टेप से भी मतलब होता है। तो कोशिश करना एक बार गिवन जरूर लिखने का, ठीक है, इससे आप लोग को मार्क्स अच्छा खासा मिलेगा। अब देखो पेपर प्रेजेंटेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं गिवन लिखना आपको सजेस्ट कर रहा हूं। क्या बोला है, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी यानी हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकालना है, बात नंबर 1। आगे इन वाटर एट 298 केल्विन अंडर 760 mm ऑफ Hg, ये हमें प्रेशर दिया हुआ है। और किसका प्रेशर दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली गैस का प्रेशर दिया हुआ है, जो कि कितना है सर, 760 mm ऑफ Hg है। बहुत अच्छे, आगे पढ़ो क्या बोल रहा है, केज ऑफ CO2 गैस इन वाटर एट 298 केल्विन इज 1.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। तो हमें केज का वैल्यू भी दिया हुआ है बच्चे, केज का वैल्यू कितना दे रखा है, 1.25 इंटू 10 का पावर 6 mm ऑफ Hg, ये हमें केज का वैल्यू दिया हुआ है। क्या बात है। अब हमें अगर सॉल्युबिलिटी निकालना है तो हेनरीज लॉ में जो इक्वेशन आया था उसी को हम लोग यूज करते हैं। क्या इक्वेशन आया था, सब लोग बोलेंगे। इक्वेशन था बच्चा, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू केज इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। था या नहीं था, तो बिल्कुल यही था। अब अगर हमें प्रेशर ऑफ गैस का बात किया जाए तो प्रेशर ऑफ गैस हमें दिया हुआ है 760। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, यहां पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं, जो आपका केज का वैल्यू है ना और जो प्रेशर ऑफ गैस है उसका यूनिट यहाँ पे सेम होना चाहिए। यूनिट सेम है मतलब गड़बड़ वाली बात नहीं है। कभी कभी दोनों का यूनिट अलग अलग होता है, तो आपको यूनिट को सेम करना पड़ेगा, और नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट सेम है तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज नहीं हुआ, बट किसी क्वेश्चन में ये आ सकता है, ठीक है। आगे देखो यहां पे अगर हम बात करें तो प्रेशर ऑफ गैस के जगह में 760 रख देते हैं। सॉल्युबिलिटी का अगर बात करें तो सॉल्युबिलिटी हमें दिया हुआ है केज का वैल्यू का बात किया जाए तो वो दिया हुआ है 1.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। तो यहाँ पे इंटू 10 रेज टू द पावर 6, और हमें सॉल्युबिलिटी निकालना है यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकालना है। अब अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकालना है तो उसको उधर भेज दो, तो यहां से आपको आराम से आंसर आ जाएगा। जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो बेसिकली किसके इक्वल आ रहा है, 760 डिवाइडेड बाई 1.25 इंटू 10 रेज टू द पावर क्या आ जाएगा, 6। अब क्या करो, यहां से अगर मैं पॉइंट हटा देता हूं, ठीक है, तो ऊपर में और 10 का पावर 2 चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, तो ऑब्वियसली चला जाएगा। तो यहां से क्या आ रहा है बच्चा लोग, 760 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 10 का पावर 6, ठीक है। अच्छा ये 10 का पावर 6 नहीं होगा, क्योंकि यहां पे नीचे में 10 का पावर 6 था, वो ऊपर जाकर के 10 का पावर -6 हो जाएगा। तो 10 का पावर -6 इंटू 10 का पावर 2, तो ये आ जाएगा 10 का पावर -4, ये आ जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो इसको 25 से कैंसिल किया जा सकता है, तो 25 5 जा 125, 25 3 जा 75, तो कितना बच गया 1, तो ये चला जाएगा। अब ये आ गया 10, तो 10 तो कटेगा नहीं, तो पहले हम लोग क्या दे देंगे, एक 0 दे देंगे। जैसे 0 देंगे, ठीक है, यहां पे अगर बात करें ये 10 तो जाएगा नहीं, ठीक है, तो यहां पे हम लोग एक 0 लेंगे। अब
यहां पे पहले हम लोग को एक लगाना पड़ेगा पॉइंट, क्योंकि अब सारा नंबर खत्म हो चुका है, तो एक जीरो दे देंगे तो यहां से आ जाएगा 4, क्योंकि 25 4 100 आ जाएगा। तो यहां से जो मेरा सॉल्युबिलिटी का वैल्यू आ रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, वो कितना आ जाएगा, तो ये आ रहा है 30.4 इंटू 10 रेज टू द पावर -4। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो 3.04 इंटू 10 का पावर -3। अब देखो सॉल्युबिलिटी का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है, तो यहां पे हम यूनिट भी नहीं लिखे हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता है हेनरीज लॉ से। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है ये क्वेश्चन में आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, काफी आसान था, आराम से प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू केएच इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस वाला फॉर्मूला को यूज करके आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ऐसा सवाल बार बार पूछा जाता है सीबीएसई में, इसलिए फॉर्मूला ध्यान रखना और तरीका याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है स्टेट हेनरीज लॉ एंड एक्सप्लेन व्हाई द टैंक यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विथ एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है हीलियम का परसेंटेज 11.7 है, नाइट्रोजन का इतना है 56.2, ऑक्सीजन का है 32.1। पहला क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हेनरी लॉ किसको कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, हमें ये बोल रहा है कि जो स्कूबा डाइवर्स होता है, स्कूबा डाइवर्स यानी डीप सी डाइवर्स का बात हो रहा है, तो स्कूबा डाइवर्स में स्कूबा डाइवर्स का जो ऑक्सीजन टैंक होता है ना, उसमें हम लोग हीलियम गैस से क्यों डाइल्यूट करते हैं। डायरेक्टली जो गैस नेचर में प्रेजेंट होता है उसको क्यों नहीं फिल किया जा सकता है, किया जाता है, यानी हीलियम गैस से क्यों डाइल्यूट करने का जरूरत पड़ता है। तो इसका रीजन समझो। देखो, जब स्कूबा डाइवर्स सी में डाइव करते हैं तो उनके ऊपर में दो प्रकार का प्रेशर पड़ेगा, एक एटमॉस्फेयर लगा रहा होगा प्लस वाटर भी उनके ऊपर में प्रेशर लगा रहा होगा। तो वाटर के अंदर में जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है, वाटर के अंदर में प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अब खुद सोचिए, प्रेशर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगा, बढ़ेगा। यानी जब वो पानी के अंदर में होंगे तो गैस का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, यानी ज्यादा गैस ब्लड में डिसॉल्व होना शुरू होगा। और जैसे वो एक बार बाहर आएंगे, वो जो एक्स्ट्रा गैस डिसॉल्व हुआ था वो प्रेशर कम होने के कारण तुरंत ब्लड से बाहर आना चाहेंगे और बबल्स बनाने लगेंगे। ये मेडिकल प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, यानी जब वो सी के अंदर में डाइव करे उस टाइम पे और जब वो सी से बाहर आए, दोनों पॉइंट पे नाइट्रोजन गैस का प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हीलियम से डाइल्यूट किया जाता है। यही रीजन है। तो पहला का आंसर यही होगा, जो मैं एक्सप्लेन किया हूं वही यहां पे लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, आराम से बात को पढ़ो, कोई धक्का मुक्की नहीं, आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए बोला क्या है, द प्रेशर अंडर, ठीक है, द गैस इज हाई, यहां पे एक वर्ड छूट गया, द प्रेशर अंडर द वाटर होना चाहिए, द प्रेशर अंडर द वाटर, ठीक है, इज हाई। तो वाटर के अंदर में जो प्रेशर है वो क्या होगा, हाई होगा। आगे देखो, सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ब्लड इंक्रीजेस, इसी वजह से गैस का जो सॉल्युबिलिटी है ब्लड में वो इंक्रीज कर जाता है। आगे देखिए, व्हेन द डाइवर्स कम आउट प्रेशर डिक्रीजेस, यानी जब वो डाइव करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा और जब बाहर आएंगे तो प्रेशर घट जाएगा। अंदर जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, बाहर आएंगे तो वापस से सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। ठीक है, और जैसे सॉल्युबिलिटी घटेगा, प्रेशर घटेगा, एंड तुरंत क्या होगा, जो डिसॉल्व्ड गैस है वो ब्लड से रिलीज होना शुरू करेंगे, एंड रिलीज ऑफ डिसॉल्व्ड गैस लेड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। जब गैस डिसॉल्व होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा गैस जो डिसॉल्व वाला है वो बाहर आना शुरू करेगा, तो बबल्स के फॉर्म में बाहर आना शुरू करेगा। ठीक है, और बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन दी ब्लड। ठीक है, दिस कैन क्रिएट मेडिकल इशू, ये जो है वो मेडिकल इशू क्रिएट कर सकता है। टू अवॉइड दिस सिचुएशन एंड मेंटेन द सेम प्रेशर, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए और सेम प्रेशर मेंटेन करने के लिए, किसका सेम प्रेशर मेंटेन करने के लिए, नाइट्रोजन का, इनसाइड एंड आउटसाइड द वाटर डाइल्यूशन इज डन विथ हीलियम। ठीक है, हीलियम से डाइल्यूट किया जाता है। यही रीजन है कि स्कूबा डाइवर्स का जो ऑक्सीजन सिलेंडर का टैंक होता है उसको हम लोग हीलियम से डाइल्यूट करते हैं। ये बात याद रखना,
इनफैक्ट ये डाटा भी याद रखना, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कितना परसेंट हीलियम से डाइल्यूट करते हैं, तो 11.7% हीलियम से डाइल्यूट किया जाता है। अब देखो वापस से यहाँ पे न्यूमेरिकल है। अब तुम पूछोगे सर एक न्यूमेरिकल हो गया, वापस से यहाँ पे क्यों? हम आप लोग को बताए थे, याद है? जो प्रेशर ऑफ गैस है और केएच है उसका यूनिट मैच करना चाहिए। वो यहाँ पे एक ऐसा न्यूमेरिकल लिए हैं जहां पे प्रेशर ऑफ गैस और केएच का यूनिट मैच नहीं करेगा। देखो यहाँ पे क्या बोला है, एज्यूम दैट आर्गन एक्सर्ट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ 6 बार। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस दिया हुआ है। आगे कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है, आर्गन गैस इन वाटर। यहां पे हमें हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, केएच है, केएच का वैल्यू दिया है 40 किलो बार। तो हम आप लोगों को क्या सिखाया बच्चा लोग, सबसे पहले गिवन लिख लो। अगर हम बात करें तो यहां से हमें सॉल्युबिलिटी निकालने बोल रहा है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकालने बोल रहा है। बात नंबर 1, हमें प्रेशर ऑफ गैस दिया हुआ है, प्रेशर ऑफ गैस कितना दिया हुआ है वो भी देख लेंगे, और केएच का वैल्यू भी हमें दिया हुआ है, ये भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, देखो अगर हम प्रेशर ऑफ गैस का बात करें तो प्रेशर ऑफ गैस कितना दिया हुआ है देखते हैं। प्रेशर ऑफ गैस हमें दिया हुआ है 6 और केएच का वैल्यू दिया हुआ है 40। ठीक है, तो देखो प्रेशर ऑफ गैस में हम लोग लिखेंगे 6 बार दिया हुआ है और केएच का वैल्यू दिया हुआ है 40 किलो बार। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब यहां पे एक गड़बड़ बात क्या है, इसको देखो, ये है बार यूनिट में और ये है किलो बार। तो या तो आप बार को किलो बार में बदल दो या किलो बार को बार में बदल दो। आसान तुम्हारे लिए क्या पड़ेगा, बार को सॉरी किलो बार को बार में बदलना। किलो बार को बार में बदलने के लिए आप इसको 10 रेज टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 40 इंटू 10 का पावर 3, और यहां पे हम क्या लिख लेंगे, बार। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो 4 इंटू 10 का पावर 4 बार, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जीरो हटा तो पावर बढ़ गया। वापस से वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, हेनरीज लॉ वाला, आप सभी को पता होगा। प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू केएच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस कितना दिया हुआ है 6, केएच का वैल्यू अब आप लोग बताओ क्या लेंगे, 40 वाला लेंगे या फिर 40 इंटू 10 का पावर 3 वाला लेंगे? ऑब्वियसली 40 इंटू 10 का पावर 3 वाला लेंगे, बट हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो 4 इंटू 10 का पावर क्या बोल देंगे, 4 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यही है अपना सॉल्युबिलिटी। कंफ्यूज मत होना, ठीक है, बहुत लोग को ये कंफ्यूजन होता है कि सर सॉल्युबिलिटी बोलता है और मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ता है, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को ही मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट किया गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करें तो यहां से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का वैल्यू आ जाएगा, वो क्या होगा देखो, 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4। अब इसको कर लो कैंसल, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 5 6, 2 बच गया, तो पॉइंट देकर के 0 दे देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 20, 4 5 जा 20, यानी इसका जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, 1.5, और ये 10 का पावर 4 ऊपर जाकर के 10 का पावर क्या हो जाएगा, -4। तो एक और टाइप का हम क्वेश्चन करा दिए हेनरीज लॉ का, और इस क्वेश्चन में क्या था, जो आपका प्रेशर ऑफ गैस है और केएच है उसका यूनिट अलग अलग था, तो हम लोग दोनों का यूनिट को पहले मैच किए। इस बात को भी ध्यान रखना, ऐसा भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, एक छोटा सा भी गलती करोगे ना तो पता चलेगा मार्क्स कट जाएगा। अच्छा, एक फायदा बोर्ड में ये होता है कि आप अगर फॉर्मूला वगैरह सही सही लिखते हो तो आपका स्टेप मार्किंग मिल जाता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि बच्चे बोर्ड का जब एग्जाम लिखते हो ना तो पेपर प्रेजेंट करना बहुत जरूरत है। ठीक है, 10 सेकंड लगेगा यार ये सब आप लोग को लिखने में, बट ये सब लिखने से क्या होता है ना कि साफ साफ पता चल जाता है कि अच्छा ये वैल्यू था, इसे बच्चे ने रख करके पुट किया और आंसर आया। तो बोर्ड में पेपर प्रेजेंट करना भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो बच्चे जेई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए बोर्ड काफी इंपॉर्टेंट है भाई लोग, क्योंकि वहां पे 75% नहीं आएगा तो आप कितना अच्छा परसेंटाइल मेंस में ले आओ, आप लोग को एनआईटी कॉलेज या आईआईटी नहीं मिल पाएगा, इसलिए बोर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एट हायर एल्टीट्यूड पीपल सफर फ्रॉम एनॉक्सिया रिजल्ट इन इनएबिलिटी टू थिंक। ठीक है, एनॉक्सिया का मतलब क्या होता है ना, एनॉक्सिया बेसिकली एक मेडिकल इलनेस बोल सकते हो, और एनॉक्सिया में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ब्लड में या टिश्यू में घट जाता है, और इसके कारण जो है वो थोड़ा बहुत जो पीपल होते हैं, ह्यूमंस होते हैं सॉरी जो ह्यूमंस होते हैं
उनको थोड़ा सा सोचने में तकलीफ होता है। तो यहां पे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो हायर एल्टीट्यूड पे पीपल रहते हैं, ठीक है, जो भी आदमी रहते हैं, उनको ऐसा प्रॉब्लम क्यों अराइज होता है। तो इसका रीजन सिंपल सा है। आप सोचो, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ना, वैसे वैसे प्रेशर ऑफ गैस डिक्रीज करता है। वापस से हेनरी लॉ यूज करो भाई, अगर प्रेशर घट जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर के घटने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। ऑब्वियसली अगर सॉल्युबिलिटी घटेगा तो ऑक्सीजन गैस में नॉर्मल जो, ठीक है, प्लेन पे रह रहे हैं, उनके तुलना में जो हिली एरिया पे रहने वाले पर्सन्स है, उनके ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा। ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा तो टिश्यू वगैरह में भी क्या होगा, ब्लड का कंसंट्रेशन कम होगा। यही रीजन है कि हायर एल्टीट्यूड पे रहने वाले पर्सन्स को एनॉक्सिया, ठीक है, एनॉक्सिया का प्रॉब्लम होता है। तो यही बात नेक्स्ट स्लाइड में आंसर में लिखा हुआ है, देखना ध्यान से क्या लिखा गया है, देखो, ठीक है। एट हायर एल्टीट्यूड people suffer from anoxia because at higher altitude the partial pressure of oxygen is less than ground level, ठीक है। this leads low concentration of oxygen blood in the tissue, ठीक है, of people। तो यही रीजन है कि हायर एल्टीट्यूड के जो पर्सन्स होते हैं उनको एनॉक्सिया फील होता है। मतलब एनॉक्सिया एक डिजीज का नाम है। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये था हेनरीज लॉ का सारा क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको हेनरीज लॉ टॉपिक से मिल सकता है। तो आप जब बोर्ड का प्रिपरेशन करो तो ये सारा क्वेश्चंस को आप ध्यान से रखना, ठीक है, याद करना, क्योंकि इनमें से कोई एक आध सवाल उठा करके आपसे पूछ लिया जा सकता है। अब हेनरी लॉ को खत्म करके हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ और देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.88। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है भाई, ठीक है। हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है और मोलैलिटी निकालने बोल रहा है। देखो अगर आपको याद हो तो मोलैलिटी निकालने का एक फॉर्मूला है जब हमें मोल फ्रैक्शन दिया हुआ रहता है। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है, XB डिवाइडेड बाई XA इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MA। अब यहां पे अलग अलग टर्म का मतलब समझो। अब स्मॉल लेटर M, ये तो गांव का बच्चा बच्चा को पता होता है, ये है अपना मोलैलिटी, ठीक है। अब सर ये XA क्या है भाई, A का मतलब है सॉल्वेंट, आगे भी हम यूज करेंगे। A जब भी हम बात करेंगे ना तो वो सॉल्वेंट का बात कर रहा है। XA यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है, सॉल्वेंट। अब अगर हम आपसे XB पूछे तो आप लोग एकदम जोर शोर से आवाज दीजिएगा कि सर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। हम बोलेंगे ये बिल्कुल सही जवाब है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा। MA क्या है, M यानी कैपिटल लेटर M है तो ये मोलर मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलैरिटी नहीं बोलना, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर मास, ठीक है, मोलर मास। और किसका मोलर मास का बात कर रहा है बच्चे, A मतलब वापस से सॉल्वेंट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट का बात हो रहा है। अब आपको फॉर्मूला पता है, डेटा देखो यहां पे क्या क्या दिया हुआ है, मोलैलिटी तो अपने को निकालना है, ठीक है। तो कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.88। भाई यहां पे जो वाटर होगा ना वो किसके जैसा एक्ट करेगा, सॉल्वेंट के जैसा एक्ट करेगा। यानी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, XA का वैल्यू दिया हुआ है जो कि 0.88 है, ठीक है। अब अगर XA का वैल्यू पता है तो हम XB का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमें एक प्यारा सा फॉर्मूला पता होता है कि यदि XA और XB को ऐड किया जाए तो इसका वैल्यू 1 के इक्वल आता है। यही फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। तो XB जो होगा, क्या इसको हम 1 माइनस XA नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, 1 माइनस। बच्चे XA का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.88 हो जाएगा। अब अगर हम इसको माइनस कर दे तो क्या यहां से 0.22 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब हम लोग को सारा वैल्यू पता है, ठीक है। अच्छा MA, अरे भाई यहां पे A सॉल्वेंट है। अब देखो अगर हम 0.88 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है और ये मोल फ्रैक्शन किसका दिया गया है, वाटर, यानी यहां पे सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट के जगह में क्या यूज किया गया है, वाटर यूज किया गया है। तो मोलर मास भी किसका रखेंगे, सॉल्वेंट का रखेंगे, और सॉल्वेंट वाटर है
तो वाटर का मोलर मास तो भाई सभी कोई को पता होता है 18 ग्राम होता है। अगर इसमें भी कोई बच्चे को दिक्कत होगा तो ये है आपका फॉर्मूला बच्चा लोग, H2O, हाइड्रोजन का 2 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, इसको ऐड करोगे तो 18 होता है, ऐसे निकाला गया है। अब जो भी वैल्यू आप लोग को मिला है उसको रखो, सॉल्व करो, मोलालिटी आ जाएगा। आइए ये भी हम कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें m, तो यहां पे xb जिसका वैल्यू 0.22 है डिवाइडेड बाई xa 0.88 है इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 18 हो जाएगा। बच्चा दो प्लेस हट गया, ये कितने बार में कट जाएगा, 4 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। देखो ये वाला तो आप लोग को याद होगा, इसको काटते हैं ना तो 55.5 के आसपास आता है। अब इसको कैंसिल कर लो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 बच गया, 4 3 जा 12, 13 14 15, 3 चला गया, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 3, 4 1 जा 3 आ गया, ठीक है, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, ठीक है, 32 33 34 35 कितना बच गया वापस से 3, ठीक है, फिर से 8, यानी ये 8 टर्मिनेट कर जाएगा, तो मोलालिटी हम क्या बोल सकते हैं 13.88। और यूनिट आप स्मॉल लेटर m लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो मोल पर केजी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो मोलल, ये तीनों में से कोई भी आप एक यूनिट यूज कर सकते हो यहां पे। तो जब भी आपको मोल फ्रैक्शन देकर के मोलालिटी पूछे तो आपके लिए ये रामबाण फॉर्मूला है भाई, ये फॉर्मूला याद रहेगा तो तुरंत आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा और आप आसानी से मार्क्स बटोर सकते हो बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो ये था सवाल कंसंट्रेशन टर्म से। वैसे आजकल कंसंट्रेशन टर्म से बहुत कम सवाल पूछा जाने लगा है, पर भी आपका सेफ्टी के लिए मैं बता दूं, कम से कम मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये 3 टॉपिक जरूर रिवाइज करके जाना बोर्ड एग्जामिनेशन में, काफी इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। भाई अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है ना तो फिर क्या करना, एक कटोरा लेना और चुल्लू भर पानी में छिड़क करके मर जाना भाई तुम लोग। ये क्वेश्चन काफी आसान सा क्वेश्चन है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, ठीक है। तो इसका डिफरेंस मैं आप लोग के साथ साथ लिखता हूं, आप लोग बताना। अगर हम बात करें किसका, मोलारिटी का, मोलारिटी, और एक डिफरेंस हम लोग को बात करना है मोलालिटी में, ठीक है। कम से कम 2-2 डिफरेंस तो लिख ही सकते हैं, 2-3 डिफरेंस। पहला डिफरेंस तो भाई इनका डेफिनेशन ही होने वाला है, हम सबको डेफिनेशन पता होना चाहिए। मोलारिटी का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन क्या, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये अपना मोलारिटी का है बच्चा लोग, ठीक है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वही अगर मोलालिटी का बात करें तो मोलालिटी का डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। पहला डिफरेंस तो आप लोग को आराम से याद हो जाना चाहिए, ठीक है। सेकंड डिफरेंस, ठीक है, वॉल्यूम और मास वाला पे, ये वॉल्यूम रिलेटेड होता है भाई लोग, वॉल्यूम रिलेटेड। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ये, तो ये मास रिलेटेड होता है अपना, मास रिलेटेड। तीसरा डेफिनेशन, भाई अगर ये वॉल्यूम रिलेटेड है तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और अगर ये मास रिलेटेड है तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो ये कुछ डिफरेंस है मोलारिटी और मोलालिटी के बीच का, ये काफी इंपॉर्टेंट है और सवाल पूछा जाता है, एमसीक्यू में भी पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दे करके पूछ लेगा कि बताओ इनमें से कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो जितने भी वॉल्यूम रिलेटेड वाले कंसंट्रेशन टर्म है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं और मास रिलेटेड वाले टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ। और नेक्स्ट सवाल क्या है, देखो, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, गिव एग्जांपल, व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप इज फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव डेविएशन।
भाई इससे ना बहुत सवाल पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आप लोग पढ़े होंगे कि सॉल्यूशन दो तरह का होता है, एक आइडियल और दूसरा नॉन आइडियल। आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा, नॉन आइडियल जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। नॉन आइडियल में वापस से दो तरह से होता है, एक पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा नेगेटिव डेविएशन। देखो जैसा नाम ना वैसा इसका डेफिनेशन भी होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन मतलब राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिवली डेविएट करेगा। अब राउल्ट्स लॉ क्या कैलकुलेट करता है? वेपर प्रेशर कैलकुलेट करता है। यानी राउल्ट्स लॉ से जो वेपर प्रेशर आएगा उससे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या होगा? ज्यादा होगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग को मिल गया होगा, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो अगर मिक्सिंग के बाद में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसे ज्यादा हो रहा है, यानी हम बोलेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है वो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिवली डेविएट कर रहा है। एक तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में मिक्स करने के बाद में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज कर जाए और वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाए, इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। पहला ये हो गया। तो आइए इसका डेफिनेशन भी साथ साथ लिखते चलते हैं, समझो। ठीक है, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो इसका सिंपल सा आंसर हम क्या बोल सकते हैं? ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ मीन्स, ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग solute and solvent, solute and क्या? solvent, vapor pressure, vapor pressure increases, ठीक है, and interaction, interaction decreases। ठीक है, आगे गिव एन एग्जाम्पल। तो आपसे पूछा कुछ एग्जाम्पल बताओ पॉजिटिव डेविएशन का। अगर हम पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल का बात करें, ठीक है, तो एग्जाम्पल है आपका इथेनॉल प्लस वाटर। इथेनॉल में अगर वाटर को मिक्स कर दिया जाए तो ये राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिवली डेविएट करता है, यानी ये दोनों को मिक्स करने पे जो सॉल्यूशन बनेगा वो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिवली डेविएट करेगा। फिर आगे बोला है कि ये किस प्रकार का एजियोट्रॉप बनाएगा। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप इज फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव डेविएशन। तो सुनो, एजियोट्रॉप दो प्रकार का होता है, एक मैक्सिमम बॉइलिंग, एक मिनिमम बॉइलिंग। अब बात को समझो, आराम से आप लोग इसका आंसर कर सकते हो। देखो एजियोट्रॉप के लिए ये बात याद रखना, वेपर प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट घटेगा तो मिनिमम बॉइलिंग, और अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा। अब बताओ पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर क्या किया है? बढ़ा है, तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा? घटेगा। तो आप खुद सोचो ना, ये किस प्रकार का एजियोट्रॉप बनाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग या मिनिमम बॉइलिंग? तो ऑब्वियसली ये जो एजियोट्रॉप बनाने वाला है वो बनाने वाला है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन will form मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या बनाएगा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाता है, इस बात को भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये था तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है ये भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाबू देखो हम वापस से बता रहे हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से बहुत सवाल पूछा जाता है, इसलिए ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप लोग इसको भी अच्छे से तैयारी करके जाना बोर्ड एग्जामिनेशन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है देखो,
लिक्विड एक्स एंड वाई फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन, ये दोनों आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है। अच्छा, ये स्टेटमेंट क्यों देता है? आइडियल सॉल्यूशन अगर बनाएगा ना तो उसके लिए राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल होता है, नॉन आइडियल के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो बोला एक्स और वाई जो है वो दो लिक्विड है, इनको मिलाने पे जो सॉल्यूशन बनेगा वो आइडियल सॉल्यूशन है। आगे, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एक्स एंड प्योर वाई आर 120 एंड 160 mm ऑफ Hg रेस्पेक्टिवली। तो ये प्योर एक्स और प्योर वाई का वेपर प्रेशर दिया हुआ है। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल मोल्स ऑफ एक्स एंड वाई। अगर एक्स और वाई का इक्वल मोल को मिक्स किया जाए तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, यही हम लोगों से पूछा है। वापस से इसको हम लोग आराम से अच्छे से सॉल्व करते हैं, देखना एक बार में समझ में आ जाएगा। देखो, बोला क्या है, दो लिक्विड है, एक लिक्विड एक्स है, एक लिक्विड वाई है। अब जो जो बात हमें पता है हम लोग लिखते जाते हैं, देखना आराम से समझ में आएगा। यहां पे आएगा एक्स और यहां पे आएगा वाई, ठीक है भाई। दोनों का मोल बराबर बोला है, बात समझे? तो x को हम लोग अभी a मान करके चलते हैं और y को b मान करके चलेंगे। तो इसका मोल जो होगा अभी मान लेते हैं x, ठीक है, और इसका मोल को हम लोग क्या मान लेते हैं, इसका भी मोल हो जाएगा x। क्यों? क्योंकि दोनों का मोल को बराबर मानने बोला है। आगे, प्योर फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है, तो प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है उसको पी नॉट कहते हैं, और इसको ए माने हैं तो यहां पी नॉट ए लिखेंगे, और इसका प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर दिया हुआ है इसको पी नॉट बी बोल देंगे। अब यहां पे देखो ध्यान से, पी नॉट ए का वैल्यू यानी एक्स का वैल्यू 120 और एक का है 160, तो यहां से बात करोगे तो है 120 और यहां पे क्या ले लेंगे 160, ठीक है। बोला ये दोनों को तुम मिक्स कर दो और मिक्स करने के बाद बना लो एक सॉल्यूशन। तो यहां पे मिक्स करने के बाद हम लोग एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, यानी हमें पी सॉल्यूशन का वैल्यू निकालने बोला है। काफी आसान सा सवाल है, ठीक है, बस फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए और आप तुरंत इस क्वेश्चन का भी आंसर कर पाओगे। जब दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल होते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने का एक प्यारा सा फॉर्मूला होता है, सभी लोग कमेंट में लिखेंगे क्या, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू क्या, एक्स बी। क्या बात है। अगर मैं पी नॉट ए का बात करूं तो पी नॉट ए का वैल्यू हमें दिया हुआ है 120। अब कहोगे सर एक्स ए नहीं दिया हुआ है, अरे निकाल लेते हैं ना, इसीलिए तो इतना इतना जगह छोड़ करके रखे हैं हम। अगर हम एक्स ए का बात करें तो एक्स ए कैसे निकालेंगे, एक्स ए निकालने का एक प्यारा सा फॉर्मूला है एन ए और नीचे में क्या रखते हैं बच्चों, एन ए प्लस एन बी। अब अगर हम एन ए का बात करें तो है एक्स, एन ए और एन बी दोनों एक्स है तो एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा, ये एक्स और एक्स कटा तो एक्स ए का वैल्यू 1/2, ठीक है। अब अगर हम एक्स ए निकाल लिए तो एक्स बी निकालने के लिए तुम 1 माइनस एक्स ए कर सकते हो, यहां से आ जाएगा 1 माइनस 1/2, तो इसका वैल्यू भी आएगा 1/2। गुड। अब हम लोग वैल्यू को रखते हैं, एक्स ए के जगह में क्या रखेंगे बच्चा पार्टी, 1/2, पी नॉट बी 160, यहां पे भी क्या रखेंगे 1/2, ये हो जाएगा कैंसल, 2 6 12, 60 टाइम्स में, ये 80 टाइम्स में, तो आ जाएगा कितना बच्चे लोग, 60 प्लस 80, ठीक है, कितना आ जाएगा 140, और यूनिट क्या लिखेंगे, mm ऑफ Hg। ये तरीका है। अब एक राज का बात सुनोगे आप लोग, बट याद रखना इस कॉन्सेप्ट को गलत यूज मत कर लेना, और नहीं तो फिर गलती करके आओगे फिर हमको मत बोलना। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल बराबर है और दोनों वोलाटाइल है, हम क्या बोले, इफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इफ सॉल्यूट एंड क्या सॉल्वेंट, यहां पे सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट लिख रहे हैं, हैव इक्वल मोल्स, हैव क्या इक्वल मोल्स एंड बोथ आर वोलाटाइल, एंड बोथ आर वोलाटाइल, आर वोलाटाइल। अगर दोनों का मोल बराबर है और दोनों वोलाटाइल है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आप इस फॉर्मूला को भी यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो। क्या फॉर्मूला को सर, पी नॉट ए प्लस पी ए, सॉरी पी नॉट बी डिवाइडेड बाई 2। अब ये फॉर्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो तो पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू, अरे पी नॉट ए का वैल्यू 120 दिया था क्या, पी नॉट बी का वैल्यू 160 दिया था क्या, डिवाइडेड बाई 2। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 280 आएगा क्या, डिवाइडेड बाई 2,
इसको हम कैंसिल करेंगे, 140 आएगा क्या? तो आएगा सर, आंसर आ गया। ये कॉन्सेप्ट का यूज तुम कब करोगे? जब दोनों कंपोनेंट सॉल्यूशन में वोलाटाइल होगा और दोनों का मोल बराबर होगा। वापस से हम बोल रहे हैं मोल बराबर होगा, वेट वगैरह में मत करके आना और नहीं तो गलत हो जाएगा। इसी वजह से हम कोशिश हमेशा करते हैं ना कॉन्सेप्ट सिखाए, ये फॉर्मूला से सॉल्व करना भाई। अगर दिमाग है तो ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी ये काफी हेल्पफुल होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इज शोन बाय मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन। इथेनॉल और एसीटोन को मिक्स करने पे जो सॉल्यूशन बनेगा वो किस प्रकार का डेविएशन शो करता है? तो सुनिए, इथेनॉल और एसीटोन को मिक्स करने पे जो सॉल्यूशन बनता है ना, वो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिवली डेविएट करता है। वो राउल्ट्स लॉ से कैसा डेविएशन शो करता है? पॉजिटिव डेविएशन। तो इसका आंसर यही लिखेंगे, इट शोज पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ। तो इथेनॉल और एसीटोन को मिक्स करने पे जो सॉल्यूशन बनता है वो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिवली डेविएट करता है। गिव रीजन। तो सॉल्यूशन जहां पे मिक्स करने के बाद इंटरेक्शन डिक्रीज करता है वही पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो रीजन में क्या बोलोगे? इट इज बिकॉज आफ्टर मिक्सिंग इंटरैक्शन का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज बिकॉज इंटरैक्शन आफ्टर मिक्सिंग डिक्रीजेस। मिक्स करने के बाद जो इंटरैक्शन है वो डिक्रीज कर जाता है। यही रीजन है कि ये राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिवली डेविएट करते हैं। ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है। ऑन मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड वाई, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीजेस। वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीजेस। What type of deviation from Raoult's law is shown by the resulting solution? आगे बोला है, What change in temperature would you observe after mixing X and Y? अब देखो, अगर हम बात करें तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ही वॉल्यूम चेंज होता है। अब चेंज का मतलब आइदर इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। तो बोले थे नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में इंटरैक्शन घटता है। तो आप खुद सोचो, दोस्ती का एग्जांपल से, दो आदमी के बीच में अगर बॉन्ड, ठीक है, कमजोर हो रहा है तो वो दोनों दूर जाएंगे या पास आएंगे? तो ऑब्वियसली दोनों दूर जाएंगे। दूर जाएंगे तो वॉल्यूम क्या करेगा? बढ़ेगा। तो इंटरैक्शन अगर डिक्रीज कर रहा है तो मॉलिक्यूल दूर जाता है तो वॉल्यूम क्या करेगा? बढ़ेगा। यानी जो पॉजिटिव डेविएशन है उसमें वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। और यहां पे यही बोला है ना, दोनों लिक्विड को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो ये जो सॉल्यूशन है वो राउल्ट्स लॉ से कैसा डेविएशन शो करेगा? नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो यही बात हम यहां पे लिखते हैं कि इट विल शो, इसका जो आंसर होगा, पहला आंसर यही होगा, इट विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये जो है वो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। बात नंबर 1। आगे, व्हाट चेंज इन टेम्परेचर वुड यू ऑब्जर्व आफ्टर मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड वाई? देखो, जो नेगेटिव डेविएशन होता है उसमें डेल्टा एच यानी चेंज इन इंथैल्पी भी नेगेटिव में आ जाता है। अब सोचो, चेंज इन इंथैल्पी नेगेटिव में कब आएगा? जब फाइनल एनर्जी कम होगा और इनिशियल एनर्जी क्या होगा? ज्यादा। तो सोचो, अगर फाइनल एनर्जी क्या है? कम है, यानी जो तुम्हारा सॉल्यूशन है वो टेम्परेचर को क्या किया होगा? तो ऑब्वियसली टेम्परेचर रिलीज कर रहा होगा। अब बताओ, अगर बात कर रहे हैं व्हाट चेंज इन टेम्परेचर वुड यू ऑब्जर्व आफ्टर मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड वाई,
ठीक है। तो x और y को मिक्स करने के बाद में जो टेम्परेचर चेंज होगा या फिर जो इंथैल्पी चेंज होगा वो लेस देन क्या होगा, जीरो। लेस देन जीरो यानी एनर्जी जो है, एनर्जी आफ्टर मिक्सिंग डिक्रीजेस। ठीक है, मिक्सिंग करने के बाद में जो एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाएगा। अगर एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा तो टेम्परेचर भी क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। एनर्जी डिक्रीज करेगा मतलब हम क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये है कहानी। तो ये भी तुम्हारा आइडियल नॉन आइडियल से ही पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बोला स्टेट राउल्ट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल कंपोनेंट। ये भी काफी अच्छा सवाल है, इससे भी आप लोग को बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो राउल्ट्स लॉ किसको कहते हैं, तो इसका सिंपल सा स्टेटमेंट है, दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट वेपर प्रेशर of any volatile component is directly proportional to its mole fraction, to its क्या, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, दिस लॉ स्टेट्स दैट वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट, ठीक है, इन सॉल्यूशन, वोलाटाइल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। इसी को हम बोलते थे पीए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एक्स से। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके इक्वल टू दोगे तो कांस्टेंट देना पड़ेगा, पीए इज इक्वल टू के एक्स से। इस के का जो वैल्यू होता है उसको सॉल्व करके हम लोग लाते हैं, के का वैल्यू लाने के लिए हम लोग एक्सए का वैल्यू को क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो जो पीए हो जाता है वो किसके इक्वल होगा, पी नॉट ए। तो यहां से के का वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, पी नॉट ए। तो के के जगह में हम पी नॉट ए लिख लेते हैं, तो पीए का वैल्यू आ जाता है पी नॉट ए इंटू एक्सए। यही अपना राउल्ट्स लॉ, सिंपल सा। तो राउल्ट्स लॉ भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो ध्यान से, और आसान भी है, स्कोरिंग है, आइडियल एंड नॉन आइडियल। तो सबसे पहले हम आइडियल सॉल्यूशन का बात करते हैं और दूसरे नंबर पे बात करेंगे बच्चों नॉन आइडियल का, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो एक हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अगर हम आइडियल सॉल्यूशन का बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, ओबेज राउल्ट्स लॉ, ओबेज राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ। और यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ। दूसरा, इंटरैक्शन बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग सेम होगा। ठीक है, तो यहां पे बोलोगे ए इज इक्वल टू बीबी इज इक्वल टू ए बी, और यहां पे क्या बोलेंगे, इंटरैक्शन बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग सेम नहीं होगा। तो बिफोर मिक्सिंग इंटरैक्शन ए और बीबी के बीच में होता है, नॉट इक्वल टू ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा क्या बोलोगे, दो ही बोला है बट तुम लोग के सहूलियत के लिए कोई भी दो पॉइंट याद कर लेना। यहां पे पी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू पी कैलकुलेटेड होगा। ठीक है, जबकि यहां पे अगर बात करोगे तो यहां पे क्या होगा, पी ऑब्जर्व्ड नॉट इक्वल टू पी कैलकुलेटेड। ठीक है, और क्या याद रखोगे, डेल्टा वी और डेल्टा एच दोनों का वैल्यू इक्वल टू जीरो। यहां पे डेल्टा वी और डेल्टा एच नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये कुछ डिफरेंस है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, इसमें से कोई दो डिफरेंस याद कर लेना, काम हो जाएगा आप लोग का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखो, Why mixture of carbon disulfide and acetone shows positive deviation from Raoult's law?
व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप इज शोन बाय द मिक्सचर। अब ये तो हम तुम लोग को ऑलरेडी इससे पहले बता ही चुके हैं, तो इसका आंसर पूरा डिटेल में है, लिखने का कोई जरूरत नहीं है, हम एक्सप्लेन कर देते हैं, आप लोग अपने अपने नोट्स कॉपी में लिख लेना। बोला गया है कि कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन का मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करता है। तो भाई वापस से वही रीजन होगा जो पहले हम आपको बताए हैं कि कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन में मिक्स करने के बाद इंटरेक्शन घटेगा, इसी वजह से ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। आगे, व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप इज फॉर्म्ड बाय दिस मिक्सचर, ये किस प्रकार का एजियोट्रॉप बनाएगा ये पूछता है। भाई अगर वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, तो ऑब्वियसली ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा। और ये बात याद रखना, भेजा में डाल लेना कि जो पॉजिटिव डेविएशन होता है वो मिनिमम बनाता है और जो नेगेटिव डेविएशन होता है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाता है। देखो कभी कभी आपसे एजियोट्रॉप क्या है ये भी सवाल पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान रखना। तो एजियोट्रॉप हम लोग एक ऐसा मिक्सचर को कहते हैं जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल करता हो। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का वेपर फेज और सॉल्यूशन फेज में कंपोजिशन सेम होता है और इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम आप लोग के साथ में डिस्कस कर दिए, ये भी याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखो। अब देखो आप लोगों ने सीबीएसई में एक क्वेश्चन के बारे में सुना होगा जिसका नाम है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। तो यहां पे आपको एक सिचुएशन क्रिएट करेगा और उसके बेसिस पे आपको आंसर करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, श्वेता मिक्स्ड टू लिक्विड ए एंड बी ऑफ 10 ml ईच, आफ्टर मिक्सिंग द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बी 20.2 ml। मिक्स करने के बाद में जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो 20.2 ml मिलता है। आगे बोल रहा है व्हाई वाज देयर अ वॉल्यूम चेंज आफ्टर मिक्सिंग द लिक्विड, इसलिए क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो नॉन आइडियल होगा और नॉन आइडियल में भी वो किस प्रकार का डेविएशन शो कर रहा होगा, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा होगा। तो यही इसका आपका आंसर होगा। तो यहां पे वॉल्यूम चेंज क्यों है, आप लोग अब ये सब लिख सकते हो क्योंकि इतना हम आप लोग को बता दिए हैं कि ये सब आंसर आप लोग खुद से लिखना। यहां पे अगर हम बात करें तो क्या बोला है, वॉल्यूम चेंज क्यों होगा, वॉल्यूम चेंज इसलिए होगा क्योंकि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन बना रहा होगा और नॉन आइडियल में भी कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। आगे, will there will be increase or decrease in temperature after mixing। अरे भाई अगर हम लोग इसको मिक्स करें तो जो इंथैल्पी है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। तो इंथैल्पी ग्रेटर देन जीरो यानी वो टेम्परेचर को क्या किया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा। एनर्जी अगर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। आगे, गिव वन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इस तरह का एग्जांपल बताओ। तो पॉजिटिव डेविएशन का 1000 एग्जांपल, कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन, ठीक है, अभी देखे थे, इससे पहले भी 2-4 को हम लोग देखे थे एग्जांपल। तो कुछ भी एग्जांपल लिख देना, एक आध कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन हो गया, अल्कोहल वाटर हो गया। तो ये सब कुछ कुछ आपका पॉजिटिव डेविएशन बनाता है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। अब देखो जो शुरुआत में हम आप लोग को बताए थे उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, बस थोड़ा सा यहां पे इसको चेंज कर दिया। तो ये भी आप लोग का वही टॉपिक, आइडियल नॉन आइडियल वाला टॉपिक से ही सवाल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अब आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला सेक्शन में। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ना आप लोग को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, यही 3 जगह से सवाल पूछा जाएगा और ज्यादातर न्यूमेरिकल पूछने का चांस है। तो जिस जिस भी टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है वो सारा न्यूमेरिकल मेरा यहाँ पे प्रेजेंट है, आप लोग उसको देखना, ठीक है, आराम से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो अब पढ़ते जाओ और क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है वो लिख लो। कैलकुलेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी हमें निकालना है डेल्टा टीबी का वैल्यू। आगे पढ़ो, ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम ऑफ CaCl2। तो ये जो CaCl2 है ना बच्चा लोग, ये वेट ऑफ सॉल्यूट है। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 3 ग्राम। आगे मोलर मास भी दिया हुआ है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बोलो, 111111। आगे, was dissolved in 260 ग्राम ऑफ वाटर, यानी बच्चा वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया हुआ है और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, 260 ग्राम। क्या बात है। आगे, assuming that CaCl2 goes complete dissociation, देखो डिसोसिएशन का बात हो रहा है। तो भाई CaCl2 किस प्रकार से डिसोसिएट करता है, ये डिसोसिएट करेगा Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। और अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होता है तो I का वैल्यू N के इक्वल होता है। N यानी नंबर ऑफ आयन, बोलना जी नंबर ऑफ आयन कितना होगा, 3। तो N का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, 3 बोल देंगे।
ये हो जाएगा। अब हमें सबका वैल्यू पता है, केबी का वैल्यू ऐसे भी दिया हुआ रहता है और हम लोग याद भी कर लेते हैं 0.52। ठीक है, अब देखो कभी कभी ना केबी का डेफिनेशन भी पूछ लेता है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, बात समझे। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यहां से अब सबका वैल्यू को पुट करते हैं और आंसर लाते हैं जल्दी सा। देखो अब हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा टीबी निकालने बोल रहा है, तो आई केबी इंटू एम। बोलो आई का वैल्यू कितना निकाले थे 3, केबी का वैल्यू 0.52। मोलैरिटी कैसे निकालोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बोलो जरा, वेट ऑफ सॉल्यूट 3 दिया हुआ था इंटू 1000। अगर हम मोलर मास का बात करें तो 111 यही दिया हुआ है, इंटू अगर हम वेट ऑफ सॉल्वेंट का बात करें तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखो 260। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें कितना दिया हुआ है 260, तो यहां पे 260। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा उसको केल्विन में लिख देना। ये सिंपल सा तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, 18 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, फ्रीजेस एट 272.07 केल्विन, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। तो कभी कभी आपसे ना फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट दे करके मोलर मास भी कैलकुलेट करने बोल सकता है। तो यहां 18 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी वेट ऑफ सॉल्यूट हमें दिया हुआ है, जिसका वैल्यू कितना है बच्चा लोग 18 ग्राम। आगे इज डिसॉल्व्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है जो कि है 200 ग्राम। ठीक है, फ्रीजेस एट यानी टीएफ का वैल्यू हमें दिया हुआ है जो कि है 272.07 केल्विन। ठीक है, आगे बोला है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी हमें एमबी का वैल्यू निकालने बोल रहा है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी हमें क्या निकालने बोल रहा है, एमबी का वैल्यू। देखते हैं, चलो अब देखना इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले तुम्हें डेल्टा टीएफ का वैल्यू निकालना होगा, और डेल्टा टीएफ निकालने का एक और फॉर्मूला है जो कि है टी नॉट एफ माइनस, सॉरी ये निकालने का डेल्टा टीएफ निकालने का एक फॉर्मूला है जो कि है टी नॉट एफ, सॉरी डेल्टा टीएफ नहीं, ये टीएफ का फॉर्मूला, टीएफ निकालने का फॉर्मूला है टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टीएफ। तो अगर हमको डेल्टा टीएफ निकालना है तो डेल्टा टीएफ को इधर ले आओ, टी नॉट एफ वाटर है तो 273 और टीएफ का वैल्यू है 272.07। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व कर ले, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं आ रहा है, देखो तो ये तुम्हारा लगभग कितना आ जाएगा 0.93 यही आना चाहिए। ठीक है, 273 और यहां पे है 272.07, यहां 0 कर लो तो ये 2 हो जाएगा, ये 9 ये वही आ जाएगा। ठीक है, यहां 3 बच जाएगा और यहां पे 9, बस यही 0.93 आएगा। अब डेल्टा टीएफ का वैल्यू हमें पता है, बस अब डेल्टा टीएफ निकालने का एक और फॉर्मूला है जो कि है आई के एफ इंटू एम। अब देखो क्या यहां एसोसिएशन डिसोसिएशन का कुछ बात हुआ है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कुछ नहीं बोला है एसोसिएशन डिसोसिएशन। अगर नहीं बोला है तो आई का वैल्यू को 1 मान लीजिएगा, 1, केफ का वैल्यू 1.86, मोलैलिटी का अगर बात करें, अच्छा इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, सॉरी दिया हुआ नहीं था निकाल लिए 0.93 ये निकला है ना 0.93। ठीक है, मोलैलिटी वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, सबका वैल्यू को रखते ही जाते हैं 18। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 18 इंटू 1000, मोलर मास तो हमें निकालना है भाई लोग, इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 200, ये 0 गया, 2 9 जा 18 कर दो इसको। ठीक है, अब यहां से मोलर मास इज इक्वल टू आई 1 ही हो जाएगा, तो 1.86 इंटू 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 0.93। अब यहां से 2 प्लेस डेसिमल, यहां से 2 प्लेस डेसिमल, यह एग्जैक्टली इसको 2 बार में काट देगा, तो यहां से क्या आ जाएगा 9 दूनी 18, 18 इंटू 10 180 और यूनिट ग्राम ये हो जाएगा। तो ऐसे मोलर मास भी कैलकुलेट करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन अ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, ठीक है, ऑन द सॉल्यूशन साइड सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्वेंट बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस क्वेश्चन से पहले हम आपसे एक सवाल प्यारा सा पूछते हैं, क्या सवाल है, ठीक है, सवाल ये है
कि बताओ रिवर्स ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्या है। तो आप कहोगे सर रिवर्स ऑस्मोसिस को हम लोग कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं, जब हायर कंसंट्रेटेड सॉरी जो जब हम लोग हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साइड एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दे, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो उस केस में जो सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है वो उल्टा होने लगता है, यानी हायर से लोअर की तरफ जाने लगता है। इसी को हम लोग कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी जिधर ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो रहा है उधर अगर एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया जाए, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दिया जाए, तो सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट उल्टा डायरेक्शन में चलने लगता है। इसी को हम लोग कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्वेश्चन पढ़ो आप वापस से। अ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, ठीक है, ऑन सॉल्यूशन साइड सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्वेंट बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो क्या होगा इस केस में, सिंपल सा रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। आगे, एसीटोन इज एडेड इन प्योर इथेनॉल। एसीटोन को अगर हम प्योर इथेनॉल में ऐड कर दे, ठीक है, तो क्या होगा, एसीटोन को अगर हम प्योर इथेनॉल में ऐड कर दे ना, तो उस केस में एक सॉल्यूशन बनाता है, और वो जो सॉल्यूशन होगा वो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो इट विल फॉर्म सॉल्यूशन showing positive deviation from Raoult's law, ये होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन containing 8.1 ग्राम ऑफ HBr in 100 ग्राम ऑफ वाटर assuming the acid is 90% ionized। काफी अच्छा सवाल है, देखो ध्यान से। हमें अब की बार फ्रीजिंग पॉइंट निकालने बोल रहा है, यानी TF निकालने बोल रहा है। आगे यहां अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा नहीं, परसेंटेज ऑफ अल्फा दिया हुआ है 90%। आगे 8.1 ग्राम ऑफ HBr यानी वेट ऑफ सॉल्यूट हमें दिया हुआ है जो कि है 8.1 ग्राम। आगे अगर हम मोलर मास का बात करें सॉल्यूट का, तो मोलर मास H और Br, H का तुमको दिया हुआ, सॉरी Br का दिया हुआ 80, तो 80 + 1 कितना हो जाएगा, 81 ग्राम। आगे 100 ग्राम ऑफ वाटर यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया हुआ है जो कि है 100 ग्राम। बाबू सबसे पहले हमें आई निकालना होगा, तो HBr कैसे डिसोसिएट करेगा, ये डिसोसिएट करेगा H प्लस प्लस Br-। यहां से अगर बात करें तो n का वैल्यू आपका 2 होगा। डिसोसिएशन के केस में वांट ऑफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है I = 1 + n - 1 × अल्फा। यहां पे अगर बात करोगे 1 + n का वैल्यू अगर बात किया जाए तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 - 1 × अल्फा। अल्फा 90, इसी को 0.9 क्योंकि परसेंटेज में नहीं लिखते हैं, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 - 0.9 0.9 ही रहेगा, और 1 में अगर हम 0.9 को ऐड कर दे तो I का वैल्यू आ जाएगा 1.9। यहां से हमें निकालना पड़ेगा डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ निकालने का फॉर्मूला है I KF × M। I का वैल्यू 1.9 आएगा, KF तुमको दिया हुआ है, KF का वैल्यू आएगा 1.86। मोलारिटी वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि है 8.1 × 1000। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का अगर बात करोगे तो 81 ही आएगा, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 100, 0 से 0 यहां गया, ये कट जाएगा 0.1 टाइम्स में। अब जो भी यहां पे है उसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो आंसर आएगा क्या, 1.9 × 1.86 इनटू इसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 × 10, तो ये 1 ही आ जाएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। अब 1.86 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1.9 से, तो 9 × 6 = 54, 8 × 72, तो आ जाएगा 72, 73, 74, 75, 76, 77, ठीक है, 7 कैरी फिर से 7 चला जाएगा, 9 × 9, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे आ जाएगा 6 8 और यहाँ पे आएगा 1, तो यहाँ 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 7 7 8 8 16, तो एक कम हो जाएगा 15, और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। टोटल कितने प्लेस डेसिमल देना होगा, तो 3 प्लेस डेसिमल देना होगा, यानी 3.534 आ जाएगा, 3.534। तो ये डेल्टा टीएफ का वैल्यू निकला है।
अब अगर हम टीएफ का वैल्यू निकालना चाहें तो टीएफ का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टीएफ। अब वाटर है तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 माइनस डेल्टा टीएफ का वैल्यू 3.534, तो माइनस में अगर बात करोगे तो माइनस 3.534 डिग्री सेल्सियस। और वही आप केल्विन में भी निकाल सकते हो, तो बस टी नॉट एफ का वैल्यू 2.73 रखना होगा माइनस 3.534, इसको माइनस कर लेना, जो भी आंसर आएगा लिख देना। तो चाहे आप केल्विन में निकाल सकते हो या डिग्री सेल्सियस, यहां से जो आंसर आएगा वो कौन सा यूनिट में आएगा, केल्विन यूनिट में आएगा। तो कभी कभी ऐसा भी सवाल पूछेगा, बस इतना याद रखना, चाहे बॉइलिंग पॉइंट बोले या फ्रीजिंग पॉइंट बोले, दोनों केस में आपको एक ही काम करना होगा, पहले डेल्टा, अगर फ्रीजिंग पॉइंट बोले तो डेल्टा टीएफ निकालना पड़ेगा, और अगर बॉइलिंग पॉइंट बोले तो पहले डेल्टा टीबी निकालना ही पड़ेगा। बिना उसके आप ना ही बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर पाओगे ना ही फ्रीजिंग पॉइंट। तो यही प्रोसेस होगा तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वाला में भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बोला है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज हायर फ्रीजिंग पॉइंट। इसका कॉन्सेप्ट ये बात याद रखना, देखो फ्रीजिंग और बॉइलिंग में ये याद रखना, बॉइलिंग में डेल्टा टीएफ बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टीबी, यानी ये जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा। आगे डेल्टा टीबी जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई इंटू एम, ठीक है। फ्रीजिंग में याद रखना कि जो डेल्टा टीएफ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टीएफ होता है, यानी ये जितना ज्यादा होगा ये उतना ही आपका कम होने लगेगा, ये जितना ज्यादा होगा वो उतना ही क्या होगा, कम होगा। और जो आपका डेल्टा टीएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू एम, यानी जिसका आई इंटू एम का वैल्यू ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। अब यहां पे आई इंटू एम का वैल्यू निकाल लो, 2 3 5, 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.25 आएगा, ठीक है। यहां पे अगर तुम करोगे तो 3 और 1 4, यहां पे आएगा 0.4। ऑब्वियसली ये क्या है, ज्यादा, ये कम है, ठीक है। तो जिसका डेल्टा टीएफ कम उसी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा, हायर फ्रीजिंग पॉइंट, यानी ये वाला का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा और इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, इससे आप लोग को बहुत सवाल पूछा जाता है, एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। वापस से वही फ्रीजिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन है भाई। फ्रीजिंग पॉइंट अगर निकालना है तो पहले डेल्टा टीएफ निकालना, ग्लूकोज एसोसिएट डिसोसिएट नहीं करता है तो केएफ इंटू एम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, केएफ इंटू एम। केएफ का वैल्यू है 1.86 मोलैरिटी, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट देखो 60 दिया हुआ है इंटू 1000, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ग्लूकोज है तो ऑब्वियसली 180 हो जाएगा, इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट का बात करोगे तो कितना दिया हुआ है देखो, ठीक है। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इंटू 50 ग्राम ऑफ वाटर, तो यहाँ 250 हो जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर ये 3 1 जा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, यहाँ पे 4 2 जा 8, 6 4 जा 24, यानी 2.48 आ जाएगा, यही आएगा ना, 18, ठीक है, 4 4 यही आएगा। फिर अगर हमको टीएफ निकालना हो तो टी नॉट एफ जो कि 0 माइनस 2.48, तो डिग्री सेल्सियस में माइनस 2.48 डिग्री सेल्सियस। कभी तुम लोग को केल्विन में भी निकालना पड़ सकता है तो 273 माइनस 2.48 कर लेना, जो भी आंसर आएगा देख लेना, यहाँ पे केल्विन में होगा, इतना तो कर ही सकते हो तुम लोग। तो ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है, बॉइलिंग पॉइंट से भी सवाल पूछा जा सकता है, हम बार बार बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट, ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं और मोलैलिटी किसको कहते हैं, हम डिफाइन कर देते हैं, आप लोग अपने अपने नोट कॉपी में लिख लेना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको कहा जाता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी है जो कि सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। डेफिनेशन सुनिए, इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल and is independent of nature of solute particle is known as colligative property। नेक्स्ट अगर मोलैलिटी का बात करें तो मोलैलिटी का मतलब होता है मोल पर केजी, ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, इसी को हम लोग कहते हैं मोलैलिटी। ये भी डेफिनेशन याद रखना, सवाल पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एबनॉर्मल मोलर मास और वांट ऑफ फैक्टर। एबनॉर्मल मोलर मास किसको कहते हैं, सुनो, देखो सॉल्यूशन के अंदर में बहुत सारा सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएट या डिसोसिएट करता है, तो अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन हुआ है
उस पॉइंट पे आप मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हो, तो जो मोलर मास आएगा उसको बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन इज नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास। वही अगर वांट ऑफ फैक्टर का बात करें तो वांट ऑफ फैक्टर किसको कहते हैं, ठीक है, तो इसका सिंपल सा डायरेक्टली फॉर्मूला को लिख देना, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, इट इज रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो एसोसिएशन डिसोसिएशन के बाद में जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होगा उसको अगर डिवाइड कर देते हो आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल से, सॉरी आफ्टर डिसोसिएशन वाला को डिवाइड करना है बिफोर डिसोसिएशन से, तो जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग कहते हैं ये वाट ऑफ फैक्टर। एक और पॉइंट यहां पे ऐड कर सकते हो, ये जो फैक्टर है ये तभी काम में आता है, यानी दिस फैक्टर टेक्स इनटू अकाउंट व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल इज आइदर एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड। तो जब सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएट या डिसोसिएट होता है तभी वाट ऑफ फैक्टर काम में आता है। तो ये भी आप लोग को याद रखिएगा, ये इससे भी सवाल पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड डिसॉल्व्ड इन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन shows depression in freezing point equal to 0.45 degree Celsius. Calculate percentage of association of acid if it's formed dimer in the solution. काफी अच्छा सवाल है, परसेंटेज पूछ रहा है, यानी यहां पे परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन यानी परसेंटेज ऑफ अल्फा। तो चाहे तुमको परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन बोले या परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन बोले, दोनों केस में पहले आई का वैल्यू निकालना। अब देखो आई का वैल्यू निकालने के लिए हमें वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डेल्टा टीएफ वाला। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। अब देखो डेल्टा टीएफ का वैल्यू हमें दिया हुआ है, डेल्टा टीएफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखो जरा, 0.45, तो यहां पे आ जाएगा 0.45। आई अभी हमें नहीं पता है तो रहने दो। केप का वैल्यू अब 1.86 मत रख देना, बेंजीन है उसका अलग होगा, 5.12 है, तो यहां पे आ जाएगा 5.12। मोलालिटी वेट ऑफ सॉल्यूट, देखो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 0.3 ग्राम, 30 ग्राम बेंजीन में है, ठीक है, तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट 0.3, वेट ऑफ सॉल्वेंट 30, सोर्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये है, ठीक है। मोलर मास तुमको दिया हुआ है जो कि है 60, तो सारा वैल्यू तो पता ही है, 0.3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 60, और इसका वेट ऑफ सॉल्वेंट 30 है, 30 कहां से पता चला देख लो, 30 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब जो कैंसिल होने लायक है उसको कर दो कैंसिल, तो यहाँ 0 0 0 0, ये तो हो जाएगा कैंसिल, इसको काट दो भाई, ये 0.1 बार में खत्म, ठीक है। अब बच गया क्या, इसको 6 से काट ही दो, 6 1 जा 6, ठीक है, यहां से आ जाएगा 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 6 8 जा 48, 8 टाइम्स में 6 8 जा 48, 49 50 51, ठीक है, तो 6 5 जा 30, फिर 6 3 जा 18, यानी ये आ जाएगा 0.83 0.853, ठीक है, 2 प्लेस डेसिमल तक ही लेकर के चलते हैं ना, थोड़ा आसान होगा जिंदगी, 0.85। तो यहां से आई का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा देखो जरा, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पूरा पूरा 1 हो जाएगा, डायरेक्टली उसको इधर ट्रांसफर करो, 0.45 डिवाइडेड बाई 0.85, 2 प्लेस गया, तो यहां से आई का जो वैल्यू है वो 45 डिवाइडेड बाई 85। अब कर दो इसको तुम कैंसल, तो यहां से आ जाएगा 5 9 जा 45, और यहां से आ जाएगा 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 7 जा 35। तो यहां से जो आई का वैल्यू निकल करके आएगा वो 9/17, तो इसको कर देते हैं हम लोग एक बार और कैंसल, ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा आई कितना सोचो, 17 के टेबल में ये तो जाएगा नहीं, तो पहले पॉइंट दे करके एक 0 लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 17 5 जा 85, ये होगा ना, ठीक है, फिर से कितना बच गया 5 बच गया, ठीक है, तो 17 3 3 7 जा 21, 17 3 जा 51, लगभग 3 टाइम्स में, तो आई का जो वैल्यू है वो तुम्हारा कितना आ रहा है 0.53, ये आ जाएगा ना, 17 25 85, फिर 5 बच जाएगा, पॉइंट दिया हुआ है तो 0 दे देंगे तो 50 हो जाएगा, 17 3 जा 51 होता है, तो अप्रोक्स 3 मान लिए। अब I इज इक्वल टू क्या होता है, एसोसिएशन के केस में फॉर्मूला I इज इक्वल टू 1 + 1 बाई n - 1 इंटू अल्फा कर लेना। I का वैल्यू 0.53 है, ठीक है, इस 1 को इधर ही भेज दो, -1, यहाँ पे 1, n के जगह में क्या रखेंगे 2, क्योंकि देखो क्वेश्चन में बोला है डाइमर, ठीक है, वही ट्राइमराइज बोलता है तो 3 रखना पड़ता। आगे देखो -1 और यहाँ पे अल्फा,
1/2 -1, -1/2 आ जाएगा, तो -1/2 अल्फा। इसको अगर तुम सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ही कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.47 के आसपास। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस में, -1/2 अल्फा, ये माइनस माइनस गया तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 0.47 इंटू 2, तो यहाँ से 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 एंड 1 9। ठीक है, तो 0.9। तो अब तुम्हें अल्फा का वैल्यू निकल गया, तो परसेंटेज ऑफ अल्फा आराम से निकाल सकते हो, 0.94 को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि आ जाएगा आपका 94%। बात खत्म। काफी आसान सा क्वेश्चन था। ऐसा भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, 5 मार्क्स वगैरह में पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो चाहे तुमको परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन पूछे या डिसोसिएशन, पहले आई का वैल्यू निकालना, और उसी के बाद तुम फिर डिसोसिएशन है तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा कर सकते हो, एसोसिएशन में आई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1 इंटू अल्फा कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हाउ डज sprinkling of salt help in clearing snow covered road in hilly areas? अब देखो इसका रीजन क्या है, सुनो। अगर तुम किसी भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो ना, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। कम होने का मतलब क्या है, जैसे अगर हम नॉर्मल वाटर का बात करें तो नॉर्मल वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। उसमें अगर तुम सॉल्ट ऐड कर देते हो तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 से और घटना शुरू करेगा। ठीक है, यानी -5 -6 -7 ऐसे पहुंच जाता है। तो देखो जो हिली एरियाज होते हैं वहां पे रोड में जब स्नो हो जाता है तो वहां पे हम लोग सॉल्ट को स्प्रे करते हैं। सॉल्ट को स्प्रे करने से क्या होगा, जो वहां पे फ्रीज कौन किया है, वाटर फ्रीज किया है, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और घटने लगता है। ठीक है, यानी मान लो अगर वहां पे टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है और 5 डिग्री सेल्सियस पे पूरा रोड फ्रोजन है, वहां पे तुम और नमक छिड़क दोगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट -5 डिग्री से और घट जाएगा, हो सकता है -10 -20 में अब फ्रीज करेगा। तो इस तरह से कोई भी स्नो कवर्ड रोड में अगर हम लोग सॉल्ट को स्प्रे करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वहां पे सॉल्ट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के जैसा एक्ट करता है, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है और रोड क्लियरिंग में ये हेल्प करता है स्नो से। ठीक है, तो यही बात लिखा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया था, हाउ डज स्प्रिंकलिंग सॉल्ट हेल्प इन क्लियरिंग दी स्नो कवर्ड रोड। तो सिंपली इसका आंसर क्या होगा, स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट से डिप्रेशन होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है यानी लिक्विड जो है वो और कम टेम्परेचर पे जाकर के फ्रीज करेगा, और जो स्नो कवर्ड रोड है वहां पे जो लिक्विड है वो मेल्ट कर जाता है और रोड क्लियर हो जाता है। तो ये इसका आंसर है, आप लोग लिख लेना। आगे, व्हाट हैपेंस व्हेन ब्लड आर केप्ट इन 0.5% मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसका वैल्यू है 0.5% मास बाय वॉल्यूम। यहां पे तुम रखे हो सेल को, अब सोचो क्या होगा, सेल का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगा, यानी इसका कंसंट्रेशन को C1 मान लेते हैं और इसका कंसंट्रेशन को C2। अब यहाँ C1 का वैल्यू जो है वो ज्यादा होगा और C2 का वैल्यू कम होगा। सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस होना शुरू करेगा, और ऑस्मोसिस में लोअर कंसंट्रेशन से कहां जाएगा, हायर कंसंट्रेशन, यानी सॉल्वेंट पार्टिकल बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, यानी सेल के अंदर में जाएगा। इसके कारण सेल क्या करना शुरू करेगा, स्वेल करना शुरू करेगा, और स्वेल करते करते ये बर्स्ट कर जाएगा यानी फूट जाएगा। बात क्लियर है, तो यही इसका आंसर है। आगे, राइट एन एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन क्या है, तो आरओ वाटर प्यूरिफायर जो है ना वहां पे हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करते हैं। ठीक है, आरओ नाम में ही है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, अब मत बोलना कि सर केंट आरओ होता है, वो कंपनी का नाम होता है, बट हर कंपनी के आगे में आरओ लिखा जाता है, दैट स्टैंड्स फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस। आगे अगर हम बात करें तो डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में भी रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक का यूज किया जाता है। तो ये आपका सिंपल सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, कैलकुलेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 4 ग्राम ऑफ MgSO4, ठीक है, वाज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एज्यूमिंग MgSO4 गोस कंप्लीट आयोनाइजेशन। काफी सिंपल सा सवाल है। फिर से हमें क्या बोला है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी हमें बोला है डेल्टा टीबी निकालने। यहाँ पे अगर हम बात करें वेट ऑफ सॉल्यूट, MgSO4 सॉल्यूट है जिसका वेट 4 ग्राम दिया हुआ है, इसका मोलर मास भी हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है जो कि है 120। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया हुआ है जो कि कितना है बच्चा लोग, 100 ग्राम। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट
ठीक है, केबी का वैल्यू हमें दिया हुआ है जिसका वैल्यू है 0.52। बस अब सबका वैल्यू को रखो। अच्छा, MgSO4 अगर कंप्लीट आयोनाइज करेगा तो आई का वैल्यू देख लो। MgSO4 कैसे टूटेगा, तो ये टूटेगा Mg2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो यहां से n का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा 2। अगर कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है तो आई का वैल्यू n के इक्वल होता है, तो आई का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब सबका वैल्यू को रख करके सॉल्व कर लो, तो यहां से जो डेल्टा टीबी हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा, आई जो कि 2, केबी 0.52, मोलैलिटी वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि है 4 इंटू 1000, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का अगर बात किया जाए तो जो कि है 120, ठीक है, इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट है आपका 100। जीरो से जीरो यहाँ कैंसिल होगा, जीरो से जीरो और हो गया कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, ठीक है, 0, 3 1 जा 3, 4 5, तो 3 7 जा 21, ठीक है। तो बस इतना ही रहने दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 एंड 1 5, यानी ये आ जा रहा है 0.54 डिग्री सेल्सियस या केल्विन, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। तो ये इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का आंसर होगा। वही अगर बॉइलिंग पॉइंट बोलता तो बॉइलिंग पॉइंट के बाद में तुम क्या कर लेते, एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा यूज करते, टीबी इज इक्वल टू टी नॉट बी प्लस डेल्टा टीबी। वाटर है तो इसका टी नॉट बी का वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस होगा, प्लस डेल्टा टीबी का वैल्यू जो आया था 0.54, ऐड कर लेते, टीबी का भी आंसर आ जाता। तो ऐसे करके भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस। काफी छोटा सा सवाल है। रिवर्स ऑस्मोसिस हम लोग किसको कहते हैं, तो जब भी हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा देते हैं हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साइड, तो सॉल्वेंट पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो होने लगता है किधर से किधर, हायर कंसंट्रेटेड से लोअर कंसंट्रेटेड के तरफ, यानी रिवर्स डायरेक्शन में। इसी फेनोमेना को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट लोअर से हायर के तरफ होता है, ठीक है, जबकि रिवर्स ऑस्मोसिस में हायर से किधर होता है, लोअर के तरफ। यानी जिधर ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है उधर ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर ज्यादा प्रेशर लगा दिया जाए तो सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट हायर कंसंट्रेटेड से लोअर कंसंट्रेटेड के तरफ होता है, यानी रिवर्स डायरेक्शन में होता है। इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये जो आप लोग के साथ में हम डिस्कस किए हैं वो अब तक का सीबीएसई में आया गया हर टाइप का पीवाईक्यू हम आप लोग के साथ में डिस्कस कर दिए। इतना अगर आप क्वेश्चन को आराम से अच्छे से कर लेते हो तो आप लोगों को एग्जाम में, बोर्ड एग्जामिनेशन में खासकर कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सारा क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से नोट डाउन करना, अच्छे से रिवाइज करना, और होप आप लोग का बोर्ड में अच्छा मार्क्स आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन एक मेजर चैप्टर के कैटेगरी में रखा जाता है। यहाँ पे हर साल बोर्ड में 8 से 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। अगर क्लियर हो जाएगा तो केमिस्ट्री में 8 से 10 नंबर इसी चैप्टर से आते हैं और आसान आसान सवाल आता है। तो इस लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आएगा। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो और यहां तक अगर आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। सभी को थैंक यू, बाय बाय।